नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। झारखंड शराब घोटाले में गिरफ्तार 4 अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें आईएएस विनय चौबे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह शामिल हैं। इनके साथ ही जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम सुधीर कुमार और वर्तमान जीएम सुधीर कुमार दास को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सभी को गिरफ्तार किया था। आईएएस विनय चौबे जियाडा के रीजनल डायरेक्टर और जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम सुधीर कुमार और वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास को कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग की ओर से सस्पेंड किया गया है, जबकि संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को उत्पाद विभाग की ओर से निलंबित किया गया है। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां झारखंड ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों ने मंगलवार को विस्फोटक लूट मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुरू कर दी है। नक्सलियों ने यहां करीब 1.5 टन विस्फोटक लूट लिया था। ओडिशा के राउरकेला में पश्चिमांचल क्षेत्र के डीआईजी ने इसकी जानकारी दी थी। सारंडा के जंगलों में सक्रिय माओवादियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सारंडा जंगल में अभी झारखंड के साथ ही ओडिशा पुलिस का भी ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जारी है और सारंडा के जंगलों में सक्रिय माओवादियों को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुंदा गोपी इलाके में रंगदारी मांगने और महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया। यहां 2 लाख की रंगदारी मांगी गई, साथ ही पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले को लेकर पीड़ित कृष्ण कुमार महतो ने पुंदा गोपी में आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधी ने फोन कर भी रंगदारी मांगी थी और इसी बीच पिस्टल हाथ में लिए अपराधी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गोड्डा के सदर अस्पताल में आज एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां 2.5 महीने के बच्चे को एक टीका लगना था, लेकिन नर्स ने उस बच्चे को 3 टीके लगा दिए। जब बात सामने आई तो परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक 2.5 महीने के बच्चे के टीकाकरण के लिए उसकी मां पहुंची थी। बच्चे को 1 वैक्सीन और 2 ड्रॉप देना था, लेकिन नर्स ने 3 वैक्सीन और 2 ड्रॉप दे दिए, यानी 2 अतिरिक्त वैक्सीन दिया गया है और टीकाकरण कार्ड में उसे मेंशन नहीं किया गया। वहीं जब बच्चे की मां घर पहुंची और इस बात की जानकारी अपने परिजन को दी तो परिजन सदर अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे। नर्स ने तब जाकर अपनी गलती मानी। भी दिखा दिया गया चार्ट में क्या लिखा हुआ है। 10-11 बजे टीका दिलवाने के लिए आए थे। अच्छा। बच्चे का 2.5 महीना हो रहा है, तो उसमें से था कि टीका दिलवाने के लिए आए, जिसमें मेंशन मेरा 3 टीका, इसमें से वो टोटल 5 टीका दे दिए, जिसमें से 2 ड्रॉप 1 इंजेक्शन है। लेकिन वो बच्चे को 3 इंजेक्शन लगा दिए। अच्छा। अभी जब हॉस्पिटल आए उससे पूछ रहे हैं कि आप क्या दिए हैं, तो वो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो इधर उधर छुप जा रही है। नवजात शिशु 2.5 महीने के बच्चे को टीकाकरण होता है, उसका जो चार्ट वाइज लिस्टिंग किया जाता है बाय नेम ऑफ इंजेक्शन और मेडिसिन, तो उसको नर्स को फॉलो करना चाहिए, यानी कि अपने मन से वो डाल देगी। और जब वो गलती करती है तो डॉक्टर उस पर पर्दा डालते हैं, कहते हैं नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं था, उससे कोई बच्चे को हानि नहीं होगा। दरअसल जो टीका पड़ गया वो था न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, पीसीवी वैक्सीन। तो आईपी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग 6, 10 और 14 सप्ताह में देते ही हैं, लेकिन WHO के गाइडलाइन के अनुसार उसको 6 और 14 सप्ताह में देते हैं। तो 10 सप्ताह में ही पड़ गया तो उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। खबर चतरा से है, जहां शादी समारोह में खुशियां मातम में बदल गई। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बरवा कोचवा की एक घटना है, जहां गया के इमामगंज से बारात आई हुई थी। बारातियों की ओर से नाचने के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गर्दन और बाएं कंधे में गोली लग गई है। मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची प्रतापपुर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के परिवार को मुआवजा के साथ आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और कहीं है? पहले जो गोली मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, और जो मृतक व्यक्ति है
वो सिंगल ही भाई था, उसके पीछे कोई उसको जो मतलब है जो सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। उनको प्रशासन से हमको यही डिमांड है कि उनको मतलब जितना भी प्रशासन से बन सके वो अपना मतलब फुल से फुल सपोर्ट करे और उनको कुछ पैसा के मुआवजा भी मतलब दे। जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां नकली अगरबत्ती कंपनी पर पुलिस ने छापेमारी की है। लाखों रुपए की नकली अगरबत्ती बरामद की गई। नकली अगरबत्ती और कंपनी को सील किया गया। कंपनी मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुगसलाई थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ नकली अगरबत्ती की कंपनी चलाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी की है, अगरबत्ती को जब्त कर लिया है और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। सेल डाउन होती है ना, वो दिमाग लगाता है कैसे आ रहा है, तब वो देखता कि हमारा नहीं है। अच्छा। वो दिमाग लगाता है, उसने सब लगा के यहाँ तक पहुँचाया मुझे। मतलब ये हाई वोल्टेज जो प्रोडक्ट जो आप बता रहे हैं आप उस कंपनी से है, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर वो आपका प्रोडक्ट लड़के ने यहाँ पे बनता है, इनके यहाँ बनता है हाई वोल्टेज। अच्छा, हाई वोल्टेज अगरबत्ती। झारखंड की सियासत सरना धर्म कोड और धर्मांतरण के मुद्दे पर गर्मा गई है। जातीय जनगणना के ऐलान के बाद राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने मुद्दों को धार देने में जुटे हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सरना धर्म कोड के बगैर जातीय जनगणना नहीं होने दी जाएगी। वहीं बीजेपी आदिवासियों में बढ़ रहे धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है। इसी बीच जानकार पूछ रहे हैं, क्या दूसरे राज्यों में रह रहे आदिवासियों के लिए भी सरना धर्म कोड मान्य होगा? कोड आवश्यक है आदिवासी समुदाय के लोगों की भावना के सम्मान के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कतिपय नेता इसे धर्मांतरण से जोड़कर इस मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र कह रही कि हम जातीय जनगणना करेंगे तो आदिवासियों के साथ अन्याय हो, और ऐसे समय में वो धर्मांतरण की, घुसपैठ की, अलग अलग मुद्दों को बोल करके भटकाने का प्रयास करते हैं। आदिवासी केवल झारखंड में नहीं है, पूरे देश में आदिवासी हैं। तो सरना धर्म कोड लागू होगा तो पूरे देश में लागू होगा, केवल झारखंड के लिए लागू होगा? इस सवाल का जवाब न तो सरकार के पास है, न तो सरना धर्म कोड मांगने वालों के पास है। सवाल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरना धर्म कोड लागू होने के फायदे क्या हैं? अगर यह फायदा आप कहना चाहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा तो जो कन्वर्टेड हो गए हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, या उनको आरक्षण न देने की मांग भी आप करेंगे क्या? ये बहुत बड़ा इनहेरेंट सवाल है जिसको भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आदिवासी के जमीन पर कहां से बांग्लादेशी लोग आके जबरन कब्जा कर रहे हैं। उसी तरह पूरा झारखंड में वही चल रहा है, कोल्हान में भी वही चल रहा है। पूरा यहाँ का डेमोग्राफी बदल रहा है। रांची में रातू रोड फ्लाईओवर का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने निरीक्षण किया है। बाइक से फ्लाईओवर पर निकले रक्षा राज्य मंत्री ने खुद गाड़ी ड्राइव की। उनके साथ बाइक पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह बैठे थे। दोनों नेताओं ने NHAI के अधिकारियों से रातू रोड फ्लाईओवर के बारे में जानकारी भी ली और दावा किया कि जल्द ही बाकी काम पूरा हो जाएगा। सीपी सिंह ने उम्मीद जताई कि जून के आखिरी सप्ताह में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर सकते हैं। फ्लाईओवर वास्तव में जान बचाने वाला फ्लाईओवर साबित होने जा रहा है। चूंकि बता दें कि NH से गुमला, पलामू और तमाम जगहों से देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसी फ्लाईओवर से सीधे राजधानी रांची में प्रवेश करेंगे। तो देख सकते हैं कि संजय सेठ सीधे यहाँ पर जो है बाइक पर हेलमेट पहनकर सवार हो गए हैं और उनके ठीक पीछे विधायक सीपी सिंह भी हेलमेट पहनकर बैठ चुके हैं। जाहिर है कि दोनों जनप्रतिनिधि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे किया जाए और निरीक्षण करने की जो बात आ रही है कि उसको कैसे किया जाए। तो जाहिर है कि ये तस्वीर जो अपने आप में जो कहें कि बेहद ही चौंकाने वाली है। और ऐसे में आप समझिए कि यहाँ से सांसद जो हैं वो निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका संकल्प और उस संकल्प को पूरा करते हुए नितिन गडकरी जी, जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर रोड सेक्टर में बदल दी। जहां प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की तकदीर और तस्वीर बदली,
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाई प्रधानमंत्री जी ने। और वहीं नितिन गडकरी जी ने देश में 4 लेन, रिंग रोड, ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड, तो ये 400 करोड़ की लागत से यह एलिवेटेड रोड बना है। रातू रोड की जनता जो उपनगर है, वर्षों से, दशकों से उसकी डिमांड थी। ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग रोजाना इस रोड से गुजरते हैं। अनुमानतः रोजाना 1 से 1.5 लाख लोग इस रोड से गुजरते हैं। 98% काम हो गया, 2% बाकी है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं तो फिनिशिंग हो रहा है। और मैं समझता हूं कि जून के अंतिम सप्ताह में माननीय नितिन गडकरी जी आएंगे और हजारों हजार लोगों के बीच इसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं नितिन गडकरी जी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री सर, जय वीरू की जोड़ी लग रही है। नहीं, जय और वीरू, जय वीरू शब्द ठीक नहीं है, तो मैं इतना ही कहूँगा। भाई ये सांसद है, मैं विधायक हूँ, तो स्वाभाविक रूप से हम दोनों भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा राज्य मंत्री जो कि सांसद है रांची की और विधायक सीपीसी फ्लाईओवर की जो है मुआयना करने निकले थे। फ्लाईओवर के दौरान जो भी तकनीकी रूप से जहाँ भी फिलहाल अभी कमी है, जो काम पूरा नहीं हो पाया है, उसको लेकर NHAI के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि जून के आखिरी हफ्ते में रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बात बोकारो की करते हैं, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता के पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी आक्रोशित दिख रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने चास थाने में कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और कार्रवाई की मांग की। बिरंची नारायण ने भी इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस का डीएनए ही गलत है। इनके नेता भी बड़े बड़े जो है वो भी गलत बयान देते हैं और उन्हीं का देखा देखी आपके उनके जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता भी गलत बयान दिए, उसी का एफआईआर करने हम लोग आए थे। बहुत ही दुखद बात है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक माननीय नरेंद्र मोदी जी के संबंध में यदि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बोकारो के इस प्रकार की हल्की बात करते हैं तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता जी के विरुद्ध। उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी किया गया, जिसके संबंध में दिया गया है। इसकी जांच होगी, जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में स्टूडेंट्स को फ्री में बांटने के लिए जो साइकिल मंगाई गई थी वो आज धूल फांक रही है। जंग के कारण साइकिल कबाड़ बन गई, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन बच्चों के बीच साइकिल नहीं बांटी जा रही है। रांची से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। धूल फांक रही साइकिल, जंग खा रही साइकिल, कबाड़ बना बच्चों का ख्वाब, कौन देगा बर्बादी का जवाब। धूल मिट्टी में पड़ी पड़ी बर्बाद हो रही ये नई साइकिल झारखंड में स्कूली छात्र छात्राओं को मुफ्त में बांटने के लिए मंगाई गई थी, लेकिन ये जंग खा रही है, रखी रखी बर्बाद हो रही है, कबाड़ बनती जा रही है, क्योंकि झारखंड निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत मंगाई गई करोड़ों रुपए की साइकिल बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाई। दूर दराज से पढ़ने आने वाले गांव के बच्चों को देने के लिए जो नई साइकिल मंगाई गई थी वो अब शोभा की वस्तु बन गई है। हालांकि इसे शोभा की वस्तु भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो पूरी तरह कबाड़ बन चुकी है। कबाड़ हो रहा है, कबाड़ हो गया है, तो उनको हम लोग बोले दूसरा साइकिल दो, हम ऐसे कबाड़ को नहीं लेंगे, रिप्लेस करो, या तो साइकिल रिप्लेस करो या तो फिर रिपेयरिंग करो। जहाँ जहाँ टूट फूट हो गया है, चीजें खराब हो गई हैं, उसको चीज करो, हम लेंगे नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिया। जनता और सरकार के पैसों की बर्बादी की तस्वीर हैरान करने वाली है। जिस साइकिल पर बच्चे बैठने वाले थे उस पर धूल बैठ रही है। जो साइकिल छात्रों के हक में जाने वाली थी उस पर अब जंग का कब्जा है। जब इस पर झारखंड के कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा से जवाब मांगा गया तो मंत्री जी ने कहा कि जो साइकिल खराब हो चुकी है उसे वापस किया जाएगा और बच्चों को देने के लिए नई साइकिल मंगाई जाएगी।
साइकिल विद इन द मंथ 2 महीने के भीतर जैसे एडमिशन हुआ 2 महीने के भीतर सारी साइकिल बांट देंगे इस बार एनी हाउ। हेमंत सरकार नई साइकिल देने के लिए नए सिरे से टेंडर निकालने की बात कह रही है, पर सवाल ये कि जो साइकिल कबाड़ बन गई, जिसमें करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, उस बर्बादी का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या हेमंत सरकार दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगी? रांची संवाददाता निरंजन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अगुवाई में केंद्रीय टीम देवघर पहुंची। टीम ने संथाल परगना प्रमंडल के जिला परिषद अध्यक्षों, प्रमुख और मुखिया के साथ बैठक कर पंचायत और शहरी निकाय को मिलने वाली सहायता अनुदान पर चर्चा की है। बैठक में देवघर डीसी भी मौजूद रहे। तो देखिए, आज ये बड़ी बैठक वित्त आयोग की जरूर रही, क्योंकि इसमें अधिकारियों के साथ साथ जो कई पदाधिकारी थे वो शामिल हुए और इसमें पूरी जानकारी ली गई है। वित्त आयोग की टीम ने जानकारी जुटाई है और संथाल के प्रतिनिधियों के साथ भी ये बैठक की गई। दरअसल इसमें पंचायत शहरी निकाय के अनुदान पर चर्चा हुई है। सामाजिक आर्थिक विकास का हाल वित्त आयोग की टीम ने जाना है और आपको बता दें कि वित्त आयोग की टीम फिलहाल झारखंड में है और एक एक करके जानकारी जुटाई जा रही है। रोड मैप बनाने के लिए ही ये डिस्कशन था। एक अच्छी बात ये है कि माननीय आयोग के द्वारा सदस्यों के द्वारा कई सारे सवाल भी पूछे गए जहां की उनको कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी। तो काफी अच्छा एंगेजिंग ये सेशन जो था और खासकर अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने कई लोगों ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लाया था, वो भी आयोग के द्वारा कलेक्ट करके लिया जाए। 16वें वित्त आयोग की टीम की बैठक से पहले जेएमएम ने झारखंड के लिए विशेष राज्य की मांग कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य के विशेष विकास के लिए विशेष दर्जा के साथ 75% केंद्रांश देने की मांग की। उन्होंने बकाया राशि के भुगतान का भी मुद्दा उठाया। स्टेट का स्टेटस हमको देना पड़ेगा। हमारे राज्य के बजट और योजनाओं में और केंद्र के बजट और योजनाओं में केंद्रांश कम से कम 75% तक केंद्र का को वहन करना चाहिए और 25% ही राज्य का व्यय। इस ओर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सरना धर्म कोड और पेशा कानून को लेकर झारखंड में बयानबाजी तेज हो गई है। आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जेएमएम और कांग्रेस नेता इन मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो आश्चर्य होता है, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने सरना कोड को अव्यावहारिक बताया था। सरकार जब केंद्र में थी तो यही सरकार सरना कोड को अव्यवहारिक कर करके इसको खारिज कर दिया था। आखिर आज ये मुखर तरीके से सड़क पे आ रहे हैं, पहले तो स्पष्ट करे कि उनका सोच क्या है, नीति क्या है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी पेशा कानून को लेकर के फिफ्थ शेड्यूल का इलाका है, फिफ्थ शेड्यूल इलाके में पेशा कानून लागू है। केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया पेशा कानून लागू है, लेकिन झारखंड में आज भी पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। वर्तमान सरकार पेशा कानून को लेकर के कतई भी गंभीर नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वो 88 घंटे जिसने न्याय दिलाया। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. वो आसमानी शक्ति जिसने आतंक की कमर तोड़ दी। एक सख्त संदेश कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मारेंगे। देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सबसे प्रामाणिक कहानी, जैसी वो घटी जब भारत ने युद्ध की परिभाषा बदल दी और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है। इनसाइड ऑपरेशन सिंदूर, शौर्य के 88 घंटे।